अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माहौलियाती मुतालिया फोर्थ। ओके, हम फोर्थ क्लास की ईवीएस देखेंगे आज। फोर्थ क्लास का पार्ट 1 हम लोगों ने देख चुका है, जिसमें अप टू फिफ्थ चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने कवर किया है, उसके अलावा आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए आपको ना बुक में पढ़ के पॉइंट्स निकाल कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने वहाँ पर कवर कर दिया है। ओके, अब माहौलियाती मुतालिया 2 में हम अप टू 9th चैप्टर यहाँ पर कवर कर लेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ, छोटा सा छोटा पॉइंट भी मैंने ऐड कर दिया है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ईच पॉइंट देखना है आपको। ओके, अगर आप खुद से किताब लेके बैठेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ओके, इस तरह से पॉइंट्स निकालने में ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ईवीएस में, आपको बहुत डीपली पढ़ के निकालने होते हैं। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास तमाम वीडियोस पहुंच जाए और आप पूरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ओके, आपको कोई भी वीडियो ना छोड़नी है, ना तो कोई पॉइंट छोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तेलंगाना के कौन से सिमत में वाक़ है। ओके, ये है सिमतों के लेसन से फिफ्थ क्लास के। ये ना पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रियासत रियासत कर्नाटका रियासत कर्नाटका तेलंगाना की किस सिमत में वाक़ है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम सिमत देखते हैं, मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब, जब हम ठहर कर देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम देखते हैं वो अलग होता है, नक्शे का मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब अलग होता है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस सिमत में वाक़ है, यहाँ पर ऊपर साइड वाक़ है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा जाएगा, शुमाल आएगा। ओके, यहाँ पर कौन सा आएगा, शुमाल आएगा। ठीक है, यहाँ पर मशरिक़ मग़रिब कहाँ पर है, यहाँ पर हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही डिफरेंट है। ओके, जब हम पेपर पर मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब की डायरेक्शंस डालते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल ठहर के देखने में और ये देखने में, ठीक है, हमारे नॉर्मल लाइफ और पेपर लाइफ में यहाँ पर मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है मशरिक़। ओके, ये है मशरिक़, ये डायरेक्शन में। ठीक है, आप पेपर पे अज्यूम कर लीजिए कि आपके राइट हैंड साइड पे क्या होता है, मशरिक़ होता है, और आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है मग़रिब। ओके, मग़रिब, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ओके, मैक्सिमम आता है। इस एग्ज़ाम के अलावा, टेट के अलावा कई सारे एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, मशरिक़ में कौन सी रियासतें हैं, मग़रिब में कौन सी रियासतें हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये मशरिक़ है, ये मग़रिब है, और शुमाल कहाँ पर होगा, ऊपर शुमाल होगा, ठीक है, नीचे जुनूब होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी जो रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह है, हम कहाँ आते हैं, जुनूब में आते हैं। इसीलिए जो भी हमारी ये रियासतें हैं, वो क्या कहलाती है, जुनूबी रियासतें कहलाती हैं। जबकि कश्मीर, ओके, कश्मीर, पंजाब, ऊपर के जितने भी रियासतें हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब में आते हैं, शुमाल में आते हैं। ओके, शुमाल में आते हैं, जुनूब शुमाल। फिर मग़रिब में कौन कौन सी रियासतें आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो कि हम हिंदुस्तान के कौन से साइड है, मतलब कौन से साइड है वो है मग़रिब साइड। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर हम बोलते हैं मग़रिबी बंगाल,
ओके, जो हमारा बंगाल होता है इंडिया के मैप में वो होता है मगरिब में। मगरिबी बंगाल कहा जाता है उसको, लेकिन एक्चुअल में वो मगरिब नहीं होता, वो मशरिक़ साइड है। उसी में मशरिक़ और मगरिबी बंगाल कुछ अलग है शायद वहाँ पर, इसलिए उसमें कुछ रीज़न है वहाँ पर उसको हम मगरिबी बंगाल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज ये होता है कि यहाँ पर बंगाल को मगरिबी बंगाल कहा जाता है, इसलिए ये मगरिब होगा, ये मशरिक़ होगा। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है, तो ये गलत है कि यहाँ पर मशरिक़ है और इधर साइड मगरिब है। ओके, पेपर पे ऊपर साइड शुमाल आता है, नीचे साइड जुनूब आता है, और अपने लेफ्ट राइट हैंड साइड पर मशरिक़ और लेफ्ट हैंड साइड पर मगरिब। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से हम ये मशरिक़ हो गया, ये मगरिब हो गया, ये शुमाल और ये जुनूब। ओके, जब हमें ये चार पता हो जाते हैं तो हम दोनों को मिलाकर ये दोनों का बीच का ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, दोनों के बीच में आने वाली रियासतें, ना तो वो मशरिक़ में होती है, ना तो मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, एग्जैक्ट डायरेक्शन में ना हो कि इस तरह के डायरेक्शन में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, जुनूब मशरिक़। यहाँ पर जो भी रियासतें आएंगी उसको क्या कहेंगे हम, जुनूब मशरिक़, शुमाल मशरिक़। ठीक है, ये दोनों का मिला के बोलना है, ये शुमाल है, ये मशरिक़ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शुमाल मशरिक़। फिर यहाँ पर देखिए, ये शुमाल है, ये मगरिब है, तो हम क्या बोलेंगे, शुमाल मगरिब। ओके, इस तरह से ये भी क्या है, जुनूब मगरिब, जुनूब मशरिक़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे तेलंगाना का नक्शा है, जहाँ पर हम यहाँ पर, अरे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऊपर से जितने भी रियासतें आएंगी उसको हम बोलेंगे शुमाली रियासतें, इसको बोलेंगे हम जुनूबी रियासतें, नीचे जो भी होगी जुनूबी रियासतें होगी, और हमारे साइड में जुनूबी रियासतों में जो भी आएगी उसका हम बोलेंगे, यहाँ पर आएगा मशरिक़, सॉरी मगरिब, यहाँ पर आएगा मशरिक़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप जानते हैं 2 जून 2014 को 29 रियासत के तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया। ठीक है, तेलंगाना रियासत का वजूद में आई 2014। ओके, 2014 क्या डेट थी उस दिन, 2 जून 2014 को हमारी रियासत अमल में आई। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। 2 जून 2014 को हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया है। ओके, 2 जून 2014। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पहले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। ठीक है, झोपड़ी का निशान क्या पूछा गया था, मुसल्लिस शक्ल किस चीज़ को ज़ाहिर करती है। ओके, कौन सी इमारत को ज़ाहिर करती है, तो मुसल्लिस किसको ज़ाहिर करती है, झोपड़ी को ज़ाहिर करती है। देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चंस हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसीलिए ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पर देखें अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए, पुख्ता मकान यानी मुरब्बे की अलामत किसकी है, वो तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पुख्ता मकान की है। ओके, इस तरह से अगर अलामत दी गई अलामत किस चीज़ की है वो तो आप इसको पहचान सकना। ओके, पहाड़ की अलामत किस तरह की है, जो इस तरह की अलामत है इसको हम क्या बोलेंगे, पहाड़ की अलामत है। ये स्कूल की अलामत है, अलामत अच्छे से देख लें। ये मंदिर की अलामत है, ये दवाखाने की अलामत है, ये पोस्ट ऑफिस की अलामत है, ये तालाब की अलामत है। ओके, ये अलामत एक मरतबा अच्छे से देख लें फिर से। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्या है, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब। ओके, ये अलामत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन एक मरतबा अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल के तहत आने वाले दफ्तर कौन से हैं। मंडल के तहत आने वाले दफ्तर कौन कौन से हैं, क्या देखिए क्या है जवाब इसका, हर मंडल में क्या क्या होता है, मंडल प्रजा परिषद। ओके, मंडल प्रजा
परिषद, ओके, मंडल प्रजा परिषद का दफ्तर, और तहसीलदार दफ्तर, तहसीलदार ऑफिस, इब्तदाई सेहत का मरकज़, एग्रीकल्चर दफ्तर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस और पुलिस स्टेशन जैसे इदारे, समाजी इदारे, ओके, समाजी इदारे पाए जाते हैं। मंडल के तहत आने वाले कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंडल के तहत कौन से दफ्तर आते हैं, ज़िले के तहत कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के तहत कौन से आते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4th में और 5th में इस तरह के चैप्टर्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसके तहत कौन से काम आते हैं वो भी पूछे जाते हैं, और ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, मंडल प्रजा परिषद का दफ्तर, तहसीलदार ऑफिस, इब्तदाई सेहत का मरकज़, एग्रीकल्चर दफ्तर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब किसके तहत आते हैं, मंडल के तहत आते हैं। ये क्या है, समाजी इदारे हैं। ओके, ये क्या है, ये समाजी इदारे हैं। नेक्स्ट देखिए, ज़िले के तहत आने वाले दफ्तर कौन कौन से हैं। ज़िले के तहत कौन कौन से आते हैं, जो हम देखें वो मंडल से ऊपर लेवल क्या है यहाँ पर, ज़िला। ज़िले के तहत कौन कौन से आते हैं, ज़िला कलेक्टर ऑफिस, ज़िला परिषद ऑफिस, ज़िलाई अस्पताल, और जैसे कई समाजी इदारे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राशन कार्ड में जिस्म के कौन से हिस्से की तस्वीर ली जाती है। जब भी आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी तस्वीर ली जाती है, अपने आँखों की तस्वीर ली जाती है ना। वहाँ पर जब आँखों की तस्वीर ली जाती है तो कौन से स्पेशल पार्ट, आँखों का कौन सा पार्ट होता है जो लिया जाता है, किसका लिया जाता है, आइरस का लिया जाता है। ओके, आइरस ये क्या है, आँख का एक हिस्सा है जो राउंड होता है ना आँख में, बड़ा वाला। ओके, वो क्या होता है, आइरस कहलाता है। वो आइरस में क्या होता है, जैसे कि ये है आइरस। ओके, ये आइरस, ये जो एरिया मैं लकीरें डाल रही हूँ ना, वो क्या है, आइरस। आइरस में क्या होता है, जाल होता है। ओके, ये जाल होता है, आइरस आँख के अंदर ये जाल होता है। ये सब के अंदर अलग अलग होता है। जैसे हमारा थंबनेल अलग अलग होता है सबका। ओके, फिंगरप्रिंट जिस तरह से सबके अलग अलग होते हैं, उसी तरह से सबका आइरस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जब भी आप एक मर्तबा राशन कार्ड के लिए उतरने जाएंगे तो दूसरी मर्तबा फिर आप जाएंगे तो वो कंप्यूटर क्या होगा, आपको डिटेक्ट कर लेगा कि ये पहले वाला बंदा आ चुका है बोल के। ओके, ये यहाँ के जो भी निशान होते हैं ये सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ओके, ये कौन सा है, ये आइरस। ओके, ये अच्छे से याद रखना है, क्या है ये, आइरस। ठीक है, आइरस कैमरे का इंसानी आँख में आइरस के हिस्से की तस्वीर महफूज रखता है। ओके, आइरस की। और आइरस का ये जो निकालने का सिस्टम है, ये किसने ईजाद किया, इसको मिमीज़ो ने ईजाद किया। किसने किया, मिमीज़ो ने ईजाद किया। ओके, इस कैमरे को किसने ईजाद किया, मिमीज़ो। ओके, नाम क्या है उसका, मिमीज़ो ने इसको ईजाद किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सारे के सारे दफ्तर यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। आपको ये अच्छे से देखना है कि कौन से ज़िले के तहत। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मंडल की सतह पर पाए जाने वाले दफ्तर। ओके, मंडल की सतह पर पाए जाने वाले दफ्तर, अंजाम दिए जाने वाले काम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से देखें आप 4th 5th में से हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार कर रही हूँ कि 4th और 5th की बहुत इम्पॉर्टेंट है बुक, आप बहुत पढ़ें इसको, एक भी पॉइंट ना छोड़ें। ओके, 6th 7th 8th से भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन 4th और 5th से बहुत 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 पॉइंट्स आते हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, दफ्तर मंडल प्रजा परिषद के तहत कौन कौन से काम आते हैं, यहाँ पर कौन से काम आते हैं, 93वीं सतह तक तालीम। ओके, 93वीं सतह तक तालीम, ज़राअत जानवरों की निगहदाश्त, मछली मुर्गियों की अफजाइश को तरक्की देना। ओके, किसके तहत आता है ये, मंडल प्रजा परिषद के तहत। फिर मंडल में सड़कों की तामीर और इनकी मरम्मत किसके तहत आता है, दफ्तर
मंडल प्रजा परिषद, आबपाशी ये भी इनके तहत आता है। और साफ़ पीने के पानी की सरबराही, सेहतमंद बहबूद अतफाल और सफाई वगैरह की मलावरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, पीने के पानी की सरबराही ये किस डिपार्टमेंट के तहत आती है, इट मीन्स किस दफ्तर के तहत आती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। बट इसी से पीने के पानी के से मुताल्लिक़ क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, पुलिस स्टेशन के तहत कौन कौन से इस डिपार्टमेंट के तहत कौन कौन से काम आते हैं। ठीक है, अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़, जराइम की शरह को कम करना, अवाम से दोस्ताना ताल्लुक़ात क़ायम करना, अवाम की शिकायत को कबूल करना और फ़ौरी यकसुई का इक़दाम करना, शिकायत पर तहक़ीक़ात करना और रिकॉर्ड करना, पुलिस लोगों की हिफाजत से रहने में मदद करना, बच्चों से मुताल्लिक़ मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी। ओके, ये सब किसके अंडर आते हैं, पुलिस के अंडर आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं महकमा तहसील ऑफ़िस। ओके, तहसील ऑफ़िस में अंजाम दिए जाने वाले काम, तहसीलदार इसका सरबराह होता है। गाँवों के रेवेन्यू ऑफिसरान और मंडल के दफ्तर के अमले की निगरानी करता है। ओके, अवाम की जानिब से दी गई तमाम शिकायतों को हुसूल करना और इनकी तहक़ीक़ करना इसका काम है। हुकूमत की मुख्तलिफ़ स्कीमात को अवाम तक पहुँचाना, ज़ात पात के सदाक़तनामे और सदाक़तनामा आमदनी जारी करना। देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। महकमा तहसील ऑफ़िस के तहत जो भी हम कैस्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं वो किसके तहत आता है, ये आता है महकमा तहसील ऑफ़िस। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मंडल में सबमिट करते हैं तो मंडल के ज़रिए वो मंडल प्रजा परिषद के तहत आता, ऐसा सोच सकते अपन, लेकिन दिस इज़ राइट आंसर। ओके, महकमा तहसील ऑफ़िस। ओके, अवाम को बंधुआ मजदूरी से आज़ाद करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किसानों को पट्टादार पासबुक पट्टाजात मंजूर करना। ओके, उसके बाद है अराजी के तनाज़ात को हल करना। ये किसका है, तहसीलदार का काम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इब्तिदाई सेहत का मरकज़। ओके, इब्तिदाई सेहत का मरकज़ मीन्स हॉस्पिटल। यहाँ पर कौन कौन से काम अंजाम दिए जाते हैं, मंडल के तमाम लोगों के आम बीमारियों का इलाज करना, सेहत के ज़ैली मराकज़ इनकी कारकर्दगी का मुआयना करना, मंडल की सतह पर निगहदाश्त, सेहत के प्रोग्राम का अमलावरी, माँ बच्चा तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत इब्तिदाई सेहत के मरकज़ में ज़चगी करवाना, हस्बे ज़रूरत मरीज़ों को ज़िलाई हस्पताल रवाना कराना। ओके, ये इसका काम है। उसके बाद बैंक का क्या काम है, अवाम की डिपॉज़िट कबूल करना, किसानों को क़र्ज़दात की इजराई करना, रोज़ाना अवाम से रकम को हासिल करके महफूज करना, ख़वातीन की तंजीमों वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क़र्ज़दात की इजराई। ओके, ये है बैंक के काम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मंडल रिसोर्स सेंटर के तहत क्या काम आते हैं, तमाम स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना। ये इम्पॉर्टेंट है, किसके तहत आता है, मंडल रिसोर्स सेंटर के तहत तमाम स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना। ये किसका काम है, ये मंडल रिसोर्स सेंटर का काम है। ओके, दाखिला लेने वाले बच्चों की मियारी तालीम की फ़राहमी के लिए स्कूल की निगरानी करना, क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड है, ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट्स। ओके, स्कूल का मुआयना करना, बेकायदगी के मुर्तकिब असातिज़ा के ख़िलाफ़ तदबी कार्रवाई करना, मदारिस में दोपहर के खाने की स्कीम के मौसर अमलावरी का मुआयना करना। ओके, ये सब किसके तहत है, मंडल रिसोर्स सेंटर। ओके, मंडल रिसोर्स सेंटर के तहत आता है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैवानात का दवाखाना भी किसके लेवल पर होता है, मंडल सतह पर होता है। ओके, जानवरों की सेहत की निगहदाश्त करना, जानवरों की बीमारियों की शिनाख्त करना और इनका इलाज करना, जानवरों से किसान के मुंतकिल होने वाली बीमारियों के शिनाख्त करते हुए इनकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना, मवेशी पालन पर हिदायतें किसान को देना और जानवरों के लिए
तग़ज़िया की ज़रूरत से मुताल्लिक़ किसानों को वाकिफ़ कराना। ठीक है, तमाम ये किसके आता है, दवाख़ाने के तहत आता है, हैवानात के दवाख़ाने के तहत आता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने अर्ज़े में मंडल की तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जाता है। ठीक है, एक मंडल में जो भी काम हो रहे, ओके, जितने मंडल के तरक्याती काम का जायज़ा लिया जाता है। जो भी काम शुरू करे वो कहाँ तक पहुँचा, कैसे चल रहा है, उसका जायज़ा हर कितने माह के बाद लिया जाता है, वो हर 3 माह के बाद लिया जाता है। ठीक है, हर 3 महीने के बाद तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क़ानून वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। क़ानून हक़ मालूमात कब लागू हुआ। ओके, क़ानून हक़ मालूमात कब लागू हुआ। ये इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2005। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टॉपिक से। ओके, क़ानून हक़ मालूमात से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क़ानून हक़ मालूमात कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005। ओके, डेट अच्छे से याद रखिए, 12 अक्टूबर 2005। ओके, अब क़ानून हक़ मालूमात क्या है। क़ानून हक़ मालूमात क्या है, क़ानून हक़ मालूमात के तहत ना जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो इसके लिए हम हक़ मालूमात के तहत ले जाके अपने एक अर्ज़ी ऑफ़िस में जमा करा सकते हैं। तो वो लोग उसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स, कौन से सेक्शंस उसके तहत आते हैं, कौन से आर्टिकल्स उसके तहत आते हैं, उसके तहत हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मालूमात हक़ मालूमात के तहत वो डिटेल्स हमें 1 महीने के अंदर हम तक पहुंचा देना उनका काम है। ओके, कितने महीने के अंदर, देखिए अच्छे से याद रखें, 30 दिन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 30 दिन के अंदर हमें हक़ मालूमात के तहत जो भी हमें इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे उसको हमें देना चाहिए। ठीक है, वो डिपार्टमेंट से हमें आ जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। ओके, 30 दिन के अंदर। ओके, ये चीज़ अच्छी याद रखें, 30 दिन जनरल जो भी टॉपिक्स है। लेकिन अगर क़ानून हक़ मालूमात के तहत जीने का हक़, ओके, देखिए जीने का हक़ और हक़ आज़ादी, ये 2 चीज़ें। ओके, फर्स्ट क्या है, जीने का हक़ और हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात कितने वक्त में देने चाहिए। अगर जीने का हक़ और हक़ आज़ादी की तफ़सीलात हम हासिल करना चाहें तो ये इसकी इंफॉर्मेशन उन्हें हमें सिर्फ कितने दिन में देना चाहिए, कितने घंटे में देना चाहिए, 2 दिन यानी 48 घंटे। ओके, ये ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, हम यूजुअली क्या कर देते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे से 24 घंटे चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क़ानून हक़ आज़ादी हक़ मालूमात है ना, जल्दी देने वाला काम है ना, इसीलिए गेस कर लेते हैं कि हम 24 आवर्स, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, 48 आवर्स। ओके, ये चीज़ अच्छे से याद रखें, 48 आवर्स में हमें क़ानून हक़ आज़ादी और हक़ मालूमात, जीने का हक़ और हक़ आज़ादी के तहत अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या है, 48 आवर्स है। और बकिया जितने भी हैं वो कितने दिन में देने होंगे तफ़सीलात, 30 डेज़ में देने होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर ना पूरी डिटेल्स दे दी गई है क़ानून हक़ मालूमात। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, ठीक है, यहाँ पर फिर इतना ज़्यादा मैं पढ़ूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर इतना खाली अपन देख लेते हैं कि 30 दिन के अंदर हक़ मालूमात से जो भी डिटेल्स है हमें देना चाहिए। और अगर क़ानून हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ है और जीने के हक़ से मुताल्लिक़ है तो वो 48 आवर्स में देने चाहिए। ओके, ये 2 इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, बकिया आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये भी सेम उसी का लिखा हुआ लेटर है, इसको भी आप एक मरतबा देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़दीम ज़माने में क़िले किस किस्म की अशिया से बनाए जाते थे। क़दीम ज़माने में जो क़िले बनाए जाते थे
उस वक्त तो इस तरह से सीमेंट ईंट वगैरह नहीं होते थे। ओके, इस तरह से आरसीसी वगैरह उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे किस किस्म के किले बनाए जाते थे, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था वहाँ पर? चूने और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, चूने और पत्थर को इस्तेमाल करते हुए किले तामीर किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरा को ठंडा रखने के लिए कौन सी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10th में भी है इसके बारे में, तो इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें एक मरतबा। कमरों को ठंडा करने के लिए कौन सी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है? ये कौन सी अशिया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक किस्म का मटेरियल है। ओके, जो सीलिंग्स कराते हैं ना, सीलिंग्स कराने के लिए जो स्लेट्स यूज़ होते हैं। ओके, जो सीलिंग्स कराने के लिए जो स्लेट्स यूज़ होते हैं, वाइट कलर की चूने के जैसे होते हैं ना, वो क्या होता है एक्चुअल में? चूना नहीं होता है, बल्कि कैल्शियम की एक फॉर्म है वो। कैल्शियम उसका कुछ नेम है, साइंटिफिक नेम है। ओके, तो वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम घरों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हम सीलिंग्स कराते हैं घरों में, उसका असल मकसद क्या है? घर को खूबसूरत बनाना नहीं है, बल्कि उसका असल मकसद है घर को ठंडा रखना। ओके, उस चीज़ का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है उसका नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईद बनाने के मराहल। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक फ़्लो चार्ट दे दिया जाता है। ओके, फ़्लो चार्ट देखिए, इसमें पूछ लिया जाता है कि आपको ईद बनाने के मराहल कौन कौन से हैं। ओके, फर्स्ट क्या होता है? मिट्टी कलेक्ट करना। ओके, मिट्टी हासिल करना या फिर मिट्टी कलेक्ट करना पहला होता है। पहला क्या होता है? मिट्टी कलेक्ट करना। दूसरा क्या होता है? मिट्टी मिट्टी से दलदल तैयार करना, कीचड़ तैयार करना, या फिर मिट्टी को भिगोना। ओके, मिट्टी तैयार करना दूसरा। ओके, तीसरा होता है ईंट को सांचे में डाल के ईंट की शक्ल में ढालना, तीसरा। चौथा क्या है? ईंट को जमाना। ठीक है, इसके बाद ईंट को जलाना। इसके बाद लास्ट होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए मुंतकिल करना। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, डायग्राम से यहाँ पर दिया नहीं जाता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले से। ओके, तो ये मराहल आप याद रख लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगे मरमर पत्थर का ताल्लुक़ किस रियासत से है? ओके, संगे मरमर पत्थर का ताल्लुक़ किस रियासत से है? इसका ताल्लुक़ है राजस्थान से। ओके, संगे मरमर का पत्थर, जो संगे मरमर का पत्थर मीन्स जिसके ज़रिए ताजमहल तैयार किया गया, ये कीमती पत्थर है। जो कहाँ मिलता है? हमें राजस्थान में मिलता है। तो इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड पत्थर। ठीक है, ग्रांड पत्थर का ताल्लुक़ किस ज़िले से है? ठीक है, ग्रांड पत्थर का ताल्लुक़ किस ज़िले से है? खम्मम से है। ओके, ग्रांड पत्थर का ताल्लुक़ किससे है? खम्मम से। ठीक है, अच्छे से याद रखें ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक मरतबा यहाँ पर इसकी पिक्चर्स देख लीजिए। ये है तांडूर का पत्थर, और ये है राजस्थान का संगे मरमर पत्थर, और ये है शाहबाद का पत्थर, ये है खम्मम का ग्रेनाइट। ओके, एक्चुअल में ग्रेनाइट है वो। ओके, ग्रेनाइट, खम्मम का ग्रेनाइट पत्थर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस तरह के पिक्चर्स से ना ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ओके, बुक में जहाँ पे भी पिक्चर्स के साथ इस तरह के जो भी पॉइंट्स दिए हुए होते हैं ना, तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह के पिक्चर्स को भी नहीं छोड़ना है। ओके, पिक्चर्स को भी नहीं छोड़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्टमेंट के हर हिस्से को क्या क्या कहते हैं? अपार्टमेंट किसे कहा जाता है? जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, एक बिल्डिंग के अंदर कई सारे क्या होते हैं? फ्लैट्स होते हैं। ओके,
इस तरह कई मंजिला बिल्डिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। ओके, अपार्टमेंट के हर हिस्से को क्या कहा जाता है, इस तरह के एक एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, फ्लैट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बरसात वाले इलाक़ों में किस किस्म के मकान बनाए जाते हैं? बरसात वाले इलाक़ों में कौन से मकान बनाए जाते हैं? स्टील्स घर बनाए जाते हैं। कौन से? स्टिल्ट्स घर बनाए जाते हैं। ओके, क्या बनाए जाते हैं? स्टिल्ट्स घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से हमेशा ज़मीन कच्ची रहती, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये नीचे ऑलरेडी लकड़ियाँ लगाकर उसके ऊपर से भी फिर लकड़ी लगाकर इस तरह का मकान बनाता है। ठीक है, हम ये जो नीचे की लकड़ियाँ हैं इसको क्या बोलेंगे, स्टिल्ट्स। ओके, क्या कहेंगे इसको, स्टिल्ट्स। स्टिल्ट्स के ज़रिए क्या होता है, यहाँ से बारिश का पानी बहकर नीचे चला जाता है और यहाँ पर ऊपर ऊपर का घर महफूज रहता है। और यहाँ पर देखिए ऊपर टीन शेड लगाया जाता है ताकि बारिश ज़्यादा होती। ओके, बारिश ज़्यादा होने वाले जगह पर किस किस्म की छत बनाए जाते हैं, इस किस्म का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक टीन शेड के ढलवान वाले क्या होते हैं, ढलवान वाले छत बनाए जाते हैं ताकि इस पर से पानी जब का जब गुजर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पर तैरने वाला घर क्या कहलाता है? ठीक है, पानी पे तैरने वाला घर क्या कहलाता है? डोंगा कश्ती कहलाता है। ठीक है, क्या है नाम इसका? डोंगा कश्ती। और डोंगा कश्ती कहाँ पर चलाई जाती है? हम लास्ट क्लास में भी देखे थे, क्लास 3 में, केरला और कश्मीर में। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए कश्मीर बहुत सर्द इलाका है, यहाँ पर कभी कभी दर्जे हरारत 0 से भी कम हो जाती है। ठीक है, 0 से कम मतलब एकदम बर्फ जमने लगती है फिर। ओके, यहाँ पहाड़ों पर मकान बनाए जाते हैं। शहर श्रीनगर में वाक़ कौन सी झील? डल झील। ओके, डल झील पर डोंगा नामी कश्ती मकानों में सैयाह सफ़र करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है, डल झील कहाँ पर वाक़ है? ओके, डल झील कहाँ पर वाक़ है? तो ये कहाँ पर वाक़ है? शहर श्रीनगर। ओके, शहर श्रीनगर में डल झील वाक़ है, जहाँ पर डोंगा नामी कश्ती में मकान में सैयाह सफ़र करते हैं। ओके, यानी वहाँ के टूरिस्ट जो भी होते हैं वो आतराफ का नज़ारा देखने के लिए कश्ती में सफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जंगलाती इलाक़ों में किस किस्म के मकानात बनाए जाते हैं? ठीक है, जंगलाती इलाक़ों में किस किस्म के मकानात बनाए जाते हैं? जंगलाती इलाक़ों में बांस के और नारियल के पत्तों के घर बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखें ये तांडूर में बनाया हुआ घर है। तांडूर में क्योंकि पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं इसीलिए वहाँ पर फर्श के लिए, छत के लिए और घर के दीवारों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही किस्म के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह के घर कहाँ पर बनाते हैं, ज़मीन, फर्श के लिए, दीवारों के लिए और छत के लिए एक ही किस्म का पत्थर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? टांडोर में इस्तेमाल किया जाता है। और समंदरी इलाक़ों में, साहिली समंदर में नारियल के पत्तों को नल्ला मल्ला, ओके, नारियल के पत्तों से नल्ला मल्ला और मानिम के जंगलाती इलाक़ों में बांस के मकानात की तैयारी में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड किसको दिया गया? ओके, सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड अनीता बाई को दिया गया। ये अनीता बाई क्या कर रहे थे, बैतुल खला की मांग करने के लिए दिया गया इनको। ठीक है, जब इनकी शादी हुई और ससुराल में गए तो इनके पास टॉयलेट नहीं था घर में, तो ये वापस मायके चले गए और कहा कि जब तक नहीं बनाएंगे तो मैं घर नहीं आऊँगी। इस तरह कह के कुछ एहतजाजात चले, इस तरह से कुछ हुआ तो वहाँ पर उनके इस काम के लिए, ठीक है, इस काम के लिए
वहाँ पर उनको क्या दिया गया, सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड दिया गया। ओके, और ये किसके हाथों दिया गया था अवार्ड? ये सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड अनीता बाई को प्रतिभा पाटिल के हाथों से दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% सफाई का इंतज़ाम दिया जाता है, मतलब 100, जहाँ पर जिस शहर में 100% सफाई का इंतज़ाम होता है वहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ओके, कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वहाँ पर ना निर्मल पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। ओके, जिस गांव में 100% सैनिटाइजेशन ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल हो गया, जहाँ पर सारे घरों में टॉयलेट का इंतज़ाम है, तो उस जगह पर उस गांव को हम कौन सा अवार्ड देते हैं? निर्मल पुरस्कार देते हैं। ओके, ये किसके दौर में शुरू हुआ था? प्रतिभा पाटिल ने, जब प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थे उस वक्त ये शुरू हुआ था, और फर्स्ट निर्मल अवार्ड प्रतिभा पाटिल के हाथों ही दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रॉक गार्डन कहाँ पर वाक़ है? ओके, रॉक गार्डन कहाँ पर वाक़ है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में वाक़ है। ओके, रॉक गार्डन है क्या? एक शहर चंडीगढ़ के एक शख्स जिनका नाम था लेक चंद। ओके, लेक चंद ने, चंडीगढ़ के पर्सन लेक चंद ने लोगों के फेंके गए कचरा जमा करके इसको ना बेहतरीन और दिलचस्प शक्ल देकर रॉक गार्डन तैयार किया। ये कचरे से इन्होंने इस तरह से एक गार्डन तैयार किया, इसको कहते हैं रॉक गार्डन। ठीक है, लोगों के फेंके हुए कचरे से तैयार किया। किसने किया ये? लेक चंद ने। ओके, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ओके, क्या नाम है इसका? रॉक गार्डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया वीडियो ख़त्म। यहाँ तक मैंने तकरीबन ये वीडियो में 4 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और हर पॉइंट को मैंने कवर कर लिया है। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ कवर्ड। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आते जाएं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपको जो भी कमी और बेशी लग रही है वीडियो में, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं मुझे। ठीक है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ वीडियो में, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।